शुरू करें? यस सर, बिल्कुल सर। बल्ब जला दीजिए बस। बल्ब जलाना है? जी सर, अंधेरा हो रहा है ना। ठीक इसी तरह आप भी सेंस को समझने में गलती करते हो और इंग्लिश के एग्जाम में गलत आंसर लिख के आ जाते हो और फिर कहते हो कि एग्जाम बहुत टफ था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हमें सेंस को समझना है, कैसे सही आंसर लिख के आना है, साथ ही साथ 3 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से। दोस्तों आइए बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वॉइस में होता क्या है, जब मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, रवि टीच्स इंग्लिश। अब इसके अंदर मेरा सब्जेक्ट तो हो गया रवि, टीच हो गई मेरी वर्ब और इंग्लिश हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। और इसकी हिंदी क्या बनी कि भाई रवि इंग्लिश पढ़ाता है। जब इसकी मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ये जो वर्ब होगी ना, तो इसकी तो फॉर्म हो जाएगी थर्ड। ये बात मैं आपको लाखों करोड़ों बार बता चुका हूं। और ये जो मेरी सब्जेक्ट है वो बन जाएगा यहां जाके ऑब्जेक्ट, यानी रवि आ जाएगा मेरा यहां पे। और जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा, वो आएगा यहां पे सब्जेक्ट बन जाएगा। जी हां दोस्तों, बस यही याद रखना है कि क्या मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं तो ये पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। हाँ, नहीं बन सकती, बिल्कुल सही बात है। ये बात आपको पता नहीं थी ना। अगर पता नहीं थी तो अब पता कर लो, अब जान लो, अब पहचान लो, दिमाग में रख लो, दिल में दबा लो, कुछ भी करो, बट हमेशा याद रखना कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर रवि ना भी होता, सब्जेक्ट ना भी होता तो चल जाता, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना एक्टिव के अंदर, तब नहीं चलेगा भाई, तब पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। आओ एग्जाम में कैसे आप इसको अटेम्प्ट करोगे वो देखो। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, आई एम लाफिंग। अब मुझे बताओ क्या इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है? आप बताओ। बिल्कुल सही जवाब, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। कैसे बन जाएगी भाई? सब्जेक्ट तो है, वर्ब है, लेकिन यहां ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट कहां से लाऊंगा, इधर से इधर कहां लेके जाऊंगा? नहीं लेके जा सकता, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो याद रखना, जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो अभी तक हमने सीखा कि सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव कौन से होते हैं? अरे जिसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर दिया गया होता है, वो वाले सेंटेंस। वो आपको बहुत टफ लगते हैं ना, अब नहीं लगेंगे। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ओपन दी विंडो। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाओ भाई। सबसे पहली बात क्या देखनी है, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है? देखता हूं क्या, ओपन द विंडो, यानी विंडो को खोलो। विंडो को खोलो यानी विंडो के ऊपर काम किया जा रहा है। तो विंडो क्या हुई मेरी? ऑब्जेक्ट हो गई। तो इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है? हाँ बन सकती है, सिंपल, ये बात तो तय हो गई। लेकिन सर इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो कैसे बनाऊं पैसिव वॉइस? मैंने कब कहा था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना जरूरी है? ऐसा तो हमने सीखा ही नहीं। हमें सिर्फ याद रखना कि भाई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट है तो बस ठीक, सब्जेक्ट की हमें परवाह नहीं है। तो अब जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लगा देना। किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे आपको सबसे पहले क्या लगाना है? लेट लगा देना। उसके बाद जो हमारी ये ऑब्जेक्ट है उसको यहां ले जाएंगे हम, लेट द विंडो, और फिर सब में ही ना बी जरूर लगा देना। और बी के बाद बस वर्ब आ जाएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? अब तो आपको मैं करोड़ों बार बता चुका हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेंटेंस क्या बन गया? लेट द विंडो बी ओपन, कि विंडो को ओपन किया जाए। इस तरह का सेंटेंस ये बना, हिंदी इसकी इस तरह से निकली। एक और सेंटेंस देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है भाई? किसी का आदर करना, सम्मान करना। एल्डर्स क्या होते हैं? हमारे बड़े बूढ़े। जैसे आपका बूढ़ा मैं हो गया, तो रिस्पेक्ट कीजिए। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ भाई, किसकी रिस्पेक्ट करो? एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, यानी एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया जाए। तो भाई ये ऑब्जेक्ट हुए हमारे एल्डर्स, बिल्कुल सही बात, यानी इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। इसमें भी हम क्या रखेंगे? लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, लेट द एल्डर्स, और फिर बी आएगा सबके साथ, और रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा?
रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म लग जाएगी। क्या सेकंड फॉर्म लगेगी? अरे नहीं नहीं, थर्ड फॉर्म ही लगेगी, हमें मालूम है। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हमें देखना है ऑब्जेक्ट, लेट लगाया और इसमें काम कर दिया। अब ऑप्शंस आपको अगर तरह तरह के भी अगर दिए गए हों तो क्या आपको बहुत तकलीफ होगी? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी ना। अपने सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे और सही आंसर लिख के आएंगे। अब इसी बात से मुझे एक सेंटेंस याद आ गया जिसने मेरी पूरी जान खा रखी है। वो सेंटेंस है हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की, जो हमने वीडियो बनाई थी ना, उसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था। क्या था वो क्वेश्चन, जरा आप भी देखो। क्वेश्चन में है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, बन गया और हैज आ गया थर्ड फॉर्म। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर है, आपको आंसर मिल चुका है। और तो क्वेश्चन ये था कि द प्लांट्स have been watered by the gardener। ये एक पैसिव वॉइस थी और जिसकी एक्टिव बनानी थी, आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा रिवर्स कर देना था रूल। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था सी ऑप्शन, जिसका मतलब था कि भाई द गार्डनर और उसके बाद लगा हुआ था हैज और फिर आया था वाटर्ड और लास्ट में आ गया था प्लांट्स। बट आप सब लोगों ने मुझसे कमेंट करके ये कहा कि सर इसका आंसर ना सी नहीं होगा बल्कि डी होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जिसमें लिखा हुआ था गार्डनर के बाद हैज के जगह लिखा हुआ था हैव। आपने कहा जी हैव आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये हैव आया हुआ है तो यहां भी हैव आ जाएगा। ये कह कह के आपने कमेंट्स भर डाले और आपने कहा सर इसका सही आंसर तो डी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने साथियों, नादान बच्चों, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? एक बात बताओ मुझे, यहां ये जो गार्डनर है वो एक है या एक से ज्यादा है? गार्डनर्स थोड़ी है, एक ही तो है ना। तो एक जब होगा तो हैज आएगा कि हैव आएगा? इतना बता दो, जब सिंगुलर होता है तो हैज ही तो आता है, इसलिए हैज आएगा। अरे भाई वहां प्लांट्स क्या था? प्लांट्स क्या होते हैं भाई? प्लूरल था, पौधे, इसलिए वहां पर हैव आ गया था। प्लूरल्स के साथ हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है, इसलिए मैंने हैज लगा दिया था। इसमें कौन से लंबे चौड़ी इसमें कैलकुलेशन करनी थी या कॉन्सेप्ट लगाने थे आपको? ये तो कॉमन सेंस है गाइस, यही कॉमन सेंस आपको एग्जाम में बैठ के अप्लाई करना है, यहां गलती मत करना। ये तो ऐसी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ये बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हो? अब आप बड़े हो गए हो, इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, ऐसा नहीं करना है। तो याद रखिए कि रूल्स अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो कॉमन सेंस की बात है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, अब उसमें गड़बड़ी मत करना कि भाई ये सिंगुलर है गार्डनर, इसके साथ तो हैज ही आएगा, इसमें कौन सा मुझे बहुत कुछ सोचना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बात बताऊं, अब ना सपने में भी ना मुझे बड़े बड़े डी ऑप्शन आ रहे थे, आपने इतने कमेंट्स करे थे, मेरा जीना मुहाल हो गया था, मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं कहां जाऊं। तो अब मुझे उम्मीद है आप मुझे परेशान नहीं करोगे ये वाला क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या और कॉन्सेप्ट हैं जो हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सेंस की दिक्कत आती है वो मॉडल्स में ही आती है, यानी मॉडल में जो बात कही गई होती है वो आप बिल्कुल अलग तरह से समझते हो। मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आपको समझना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है मेरा, क्या है उसे बड़े ध्यान से समझते हैं, उसी पे हम जरा शोध करेंगे हमारी। आइए रिसर्च करते हैं। माई ग्रैंडमदर इज 80 बट शी और उसके बाद ब्लैंक है स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। इसका मतलब क्या हो रहा है? पहली बात जो मैंने पकड़ी ना यहां पर वो ये थी कि यहां पर इज लगा हुआ था। ध्यान से देखो, मेरी आंखों से देखने की कोशिश करो, यहां पर इज लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट में बात हुई है कि नहीं? सही बताओ, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही बात। आपको भी क्या करना है, सबसे पहले जो मॉडल्स का आपको क्वेश्चन है उसे ये देखो कि हिंट क्या दी गई है, हिंट को पकड़ना है, हिंट जरूर दी गई होती है। तो यहां पर इज लगा हुआ था, मेरे को हिंट दे रखी थी कि भाई क्या है, प्रेजेंट में बात की गई है कि भाई मेरी ग्रैंड मदर जो है, मेरी दादी है, वो क्या है भाई 80 साल की है। ठीक है, बट लेकिन शी और डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस, के जो ग्लासेस हैं मतलब चश्मे के बिना भी वो रीड एंड राइट कर सकती हैं। ये तो मैंने हिंदी निकाली। अब आंसर मेरा अपने आप आ गया है। देखो मैंने क्या बोला,
कि वह कर सकती हैं। अपने आप ही निकल रहा है कि नहीं, सेंस निकल रहा है कि नहीं, सेंस निकल के ही आंसर मुझे आ गया। जैसे मैंने इसकी हिंदी बनाई ना कि मेरी दादी 80 साल की हैं लेकिन वह अभी भी बिना ग्लासेस के लिख और पढ़ सकती हैं। ये मैंने हिंदी बना ली थी, मुझे आंसर मिल गया था कि सकना आएगा इसके अंदर। लेकिन ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास? सकना के लिए मेरे पास कैन भी है, कुड भी है, मे भी है। अब कौन सा लगाऊं? क्या ज्यादा सोचने की जरूरत है? भाई वो ये कहना चाहता है कि उनकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उनके पास कि वो बिना चश्मे के देख सकते हैं। और जब भी एबिलिटी दिखानी हो, प्रेजेंट में दिखानी हो, तो हम लगाते हैं कैन। कैन दे रखा है, जी दे रखा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैन। यहां पे मैं कैन लगा रहा हूं, ठीक है जी, मैंने कैन लगा दिया, कोई बात नहीं। सर एक बात बताओ, मैं क्यों नहीं लगाया? मैं क्यों लगाऊंगा? मेरे को रटना नहीं है, रटना नहीं है, बिल्कुल सेंस पे काम करना है। मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है मेनली, इसलिए मैं मे नहीं लगाऊं। कुड नहीं लगा सकते थे क्या? कुड क्यों लगाएंगे? कुड तो पास्ट का होता है, सही बात। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ब्लैंक यू हेल्प मी विद द होमवर्क प्लीज। जैसे ही मैंने ये प्लीज देखा मुझे समझ में आई एक बात। वो बात ये है कि किसी ने बड़ी रिक्वेस्ट करी है। भाई प्लीज कब बोलते हो? जब आपको काम कराना हो। सर प्लीज प्लीज ऐसे बोलते हो ना, कब? जब आप कोई काम करवाना चाहते हो, रिक्वेस्ट करते हो। जब रिक्वेस्ट करनी हो तब कौन सा मॉडल लगेगा? ऑप्शन देखो पहले। ऑप्शन क्या क्या मेरे पास? कुड है, विल है, शुड है। मैं तो विल लगाऊंगा इसके अंदर, मैं तो यहां पे विल लगाऊंगा और इसका आंसर हो जाएगा विल यू हेल्प मी विद द होमवर्क प्लीज। क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प करेंगे? और मेरा आंसर बिल्कुल सही हो गया। मैं खुशी खुशी घूम रहा हूं। नहीं, रुक जाओ, हैंग ऑन, अभी रुको। आपने एक बात नहीं पकड़ी, इसके अंदर प्लीज था। और जब प्लीज हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं कुड का, ना कि विल का। यहां पर कुड दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, ये रहा कुड। तो यहां पर आंसर विल नहीं होगा दोस्तों, आंसर होगा कुड। हमने पढ़ा हुआ है, मॉडल की वीडियो बना तो रखी है आपके लिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको कि जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड का इस्तेमाल भी प्रेजेंट में हो जाता है। और कुड का इस्तेमाल कैसे हो जाता है कि भाई कुड यू हेल्प मी विद प्लीज। साथ में मैंने एक आमिर खान की मूवी का एग्जांपल भी दिया था, तारे ज़मीं पर का, कि जब वो पानी मांगता है तब वो कुड का इस्तेमाल करता है, वो भी प्लीज लगाता है। तो इस तरह की हिंट को पकड़ना है हमें कि भाई कहना क्या चाहता है। सेंटेंस को बड़े आराम से पढ़ो, भागम भाग मत करना, बड़े आराम से पढ़ना, समझना, फिर आंसर लिखना। नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन? व्हाई, और फिर एक ब्लैंक है, आई केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या है? आई के बाद केयर लगा हुआ है, ठीक है, कि भाई मैं परवाह करता हूं आपकी प्रॉब्लम्स की। वाई और उसके बीच में ब्लैंक है, ठीक है। अभी मुझे कोई आइडिया हुआ नहीं कि इसके अंदर कौन सा मॉडल आ सकता है। मैं ऑप्शंस पे नजर डालता हूं। यहां पर आ गया कैन। वाई कैन आई केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स? ये क्या बना? कैन का इस्तेमाल जब मैंने यहां करा तो कोई इसका सेंस निकला, इसका कोई मीनिंग निकला? बिल्कुल भी कोई मीनिंग नहीं निकला, क्योंकि कैन तो एबिलिटी को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है। लेकिन यहां पे तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही। यहां पे अगर मैं शुड लगाता हूं तो क्या होगा? लगा के देखता हूं, व्हाई शुड आई केयर अबाउट योर प्रॉब्लम। अब तो कुछ बना, क्या बना कि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? ऐसे तो आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ बोलते हैं। अरे इंग्लिश इसीलिए तो आसान होती है क्योंकि ये आप बोलते भी तो हो। ऐसे कहते नहीं भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स की परवाह क्यों करूं, या मुझे आपकी प्रॉब्लम्स की परवाह क्यों करनी चाहिए। इसलिए यहां पर मैं लगाऊंगा शुड। कैन और मे का यहां पर कोई भी मतलब बन ही नहीं रहा था, क्योंकि इनका कोई भी यूजेज इस तरह नहीं होता। तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल में आपको ज्यादा बताने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी तरह का मॉडल का क्वेश्चन आएगा ना, वहां ऐसे ही सोचोगे, मेरी सोच से सोचोगे, हिंदी समझोगे, सेंस समझोगे, और फिर आंसर लिख के आओगे। अब बढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको कैसे करना है, आइए देखते हैं। बिना पलक झपकाए और 100% कंसंट्रेशन के साथ आइए सीखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने की ट्रिक मेरे साथ। आपके लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। एग्जांपल है, शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे। और इसकी हिंदी है कि भाई एक लड़की शी है, उसने एक लड़के से क्या कहा? भाई तुम आज क्यों नहीं जाते हो। ये इन दोनों के बीच आपस में डायरेक्ट बात हुई है, मुझे अब किसी और को बतानी है। मैं कैसे बताऊंगा? मैं तो भाई ऐसे बताऊंगा कि भाई एक लड़की थी, उसने एक लड़के से पूछा कि भाई साहब तुम उस दिन क्यों नहीं गए। आज क्यों बोलूंगा? आज थोड़ी बोलूंगा। ये जो टुडे है, आज के बारे में बात हुई है? नहीं भाई, पुराना कोई दिन था, उस दिन के बारे में बात हुई थी, तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा। आइए इंग्लिश बना लेते हैं। इंग्लिश क्या बन जाएगी इसकी? शी आस्क्ड। भाई आज क्यों आ गया? भाई सवाल पूछने के लिए आस्क आता है। शी आस्क्ड हिम
और फिर क्या आएगा वाई, और ही, और डू नॉट का क्या हो जाएगा डिड नॉट, गो का गो ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टुडे का हो जाएगा हमारा दैट डे, क्योंकि वो आज का दिन थोड़ी है, वो तो किसी और दिन के बारे में बात हुई थी, उस दिन के बारे में बात हुई। तो इंग्लिश बन गई शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, द एम्प्लॉयर सेड टू हिम, एम्प्लॉयर जो था उसने हिम यानी कोई लड़का था, आदमी था, उससे क्या कहा, आई शैल पे योर वेजेस टुमारो, मैं आपकी जो वेजेस है ना वो आने वाले कल में पे कर दूंगा। ये बात उन दोनों के बीच हुई थी, लेकिन मैं बीच में आ गया। अब ये बात मैं किसी और को बताने लगा तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो ऐसे ही कहूंगा ना कि भाई एम्प्लॉयर जो था उसने उस लड़के से, जो भी वो हिम था, उससे कहा कि जो एम्प्लॉयर है वह उसकी वेजेस पे करेगा अगले दिन। टुमारो थोड़ी बोलूंगा मैं, आने वाले कल के बारे में बोलूंगा, नहीं भाई वो दिन था ना उसके अगले दिन, ऐसे ही तो बोलूंगा, ऐसे ही मैं उसकी इंग्लिश बनाऊंगा। और ये जो रूल्स आप पढ़ते हो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो लॉजिकल है, वो इसी तरह फ्रेम भी किए गए हैं, तो रटना नहीं पड़ेगा अब आपको। आइए करें इसको, द एम्प्लॉयर और उसके बाद आ जाएगा टोल्ड हिम और फिर लग जाएगा दैट, और आई की जगह यहां पर मुझे क्या लगाना चाहिए, अरे भाई एम्प्लॉयर को ही तो लगाऊंगा। एम्प्लॉयर को मैं क्या बोलूंगा, ही बोलूंगा, शी बोलूंगा, मर्जी है मेरी। अगर कोई आदमी होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, मैं ही मान लेता हूं ही, और शैल लगा दूं यहां, शैल का शुड बनाऊं, नहीं ही के साथ तो विल लगता है। और अब पास्ट में जब बात हो गई, ये बात पुरानी है ना, बीत चुकी ना, बासी हो गई ना, बासी बात को मैं दिखा दूंगा वुड से, विल का बन जाएगा वुड। भाई आई था इसलिए शैल लगा था, अब यहां ही हो गया, ही के साथ विल लगता, लेकिन विल भी नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट में बात हुई है, तो विल का वुड बन गया अकॉर्डिंगली। ही वुड पे और योर वेजेस, मेरी वेजेस है क्या ना भाई साहब, ये जो हिम है उसकी वेजेस है, तो यहां क्या हो जाएगा हिज वेजेस। अब टुमारो, अब आने वाले दिन को क्या बोलते हैं, अगले दिन को टुमारो को बदलते हैं नेक्स्ट डे में, दी नेक्स्ट डे। तो ये मेरी पूरी इंग्लिश क्या बन गई, द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे, बात ही खत्म हुई। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। अब ये मजेदार सा क्वेश्चन है, आपको घुमाने के लिए पूछा जाता है, इसमें ऑलरेडी आपको इनडायरेक्ट दे रखा है और आपको इसका डायरेक्ट बनाना है। अब क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से पढ़ो, कि मैंने उसे बताया, क्या बताया, कि ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, कि वह मेहनत नहीं कर रहा था। ये तो इसने इनडायरेक्ट बताई। अब एक बात बताओ, जब मैं किसी को ऐसा बोलूं कि भाई मैंने उससे बोला था कि वह मेहनत नहीं कर रहा, तो यानी मैंने उसके मुंह पे क्या बोला होगा, मैंने ऐसे बोला होगा भाई तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसे ही तो बोला होगा। आओ इसको इंग्लिश बनाते हैं इसकी, आई सेड टू हिम, और उसके बाद क्या होगा, कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में जाएगा, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। सर एक बात बताओ, आपने आर क्यों लिखा, अरे भाई प्रेजेंट में तो मैंने यही बोला होगा ना, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तब बना के वह मेहनत नहीं कर रहा था, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, और इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद कर देंगे, बन गया। कोई रूल लगाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी, बस सिंपल रखो इसको। नेक्स्ट क्या है मेरा, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। अब इसके अंदर भी देखो, ये भी एक इनडायरेक्ट है, इसमें बताया गया कि उसके पापा ने ऑर्डर किया उसको क्या, जाने के लिए अपने रूम में और स्टडी करने के लिए। डायरेक्ट में क्या हुआ होगा, डायरेक्ट में इन दोनों की आपस में बातचीत हुई होगी, तो यहां क्या लिखा हुआ होगा, हिज फादर सेड, क्या हुआ होगा, हिज फादर सेड, और फिर क्या, टू हिम, और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में क्या आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, टू गो कब करते हैं हम, टू गो जब तो बोलूंगा भाई गो, ऐसा बोला होगा मैंने, भाई जाओ और अपने रूम में जाओ और स्टडी करो, ऐसा बोला होगा उसके पापा ने, तभी ये सारा इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो मैं यहीं से चला, मैंने कुछ ज्यादा नहीं देखा, मैंने लिखा गो टू, अब हिज रूम, उसके रूम बोलूं, नहीं मैंने बोला होगा तुम्हारे रूम, गो टू योर रूम। आपस में डायरेक्ट बातचीत हो रही है, बाप बेटे की आपस में बातचीत हो रही है। तो पापा, जब आपके पापा आपसे बोलते हैं, ऐसे तो बोलते हैं बेटा अपने रूम में जाओ और स्टडी करो, ऐसे उसके पापा ने बोला गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, और एंड स्टडी नॉर्मली रखा। हमने आपके लिए नरेशन की 4 वीडियो बना रखी हैं और उनमें हमने एक्सक्लेमेशन वाले, इंपेरेटिव वाले भी सिखा रखे हैं, तो वहां पे हमने पूरा तरीका बता रखा है कैसे बना है। यहां पे मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश करी है कि बस नॉर्मल ट्रांसलेट करो अपने शब्दों में और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जिसमें आप गलती करते थे, सेंस की गलती करते थे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस गाइस। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, कमेंट करके जो भी आप कहना चाहते हो जरूर
जरूर कहना, लाइक जरूर करना। लाइक से पता चलता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कीजिए सब्सक्राइब।